तो एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीली। मीडिया में शिवसेना की सबसे बड़ी आवाज, शिवसेना का चेहरा कहे जाने वाले संजय राउत फिलहाल पत्राचौल केस में ईडी की हिरासत में हैं। एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। 3.5 घंटे से मुंबई के ईडी दफ्तर में संजय राउत से पूछताछ हो रही है। इस बीच खबर है कि संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए मिले हैं। ये पैसा किसका है, संजय राउत इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई में ईडी दफ्तर से जुड़ रहे हैं संवाददाता रौनक कुकड़े। सबसे पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं। रौनक, क्या अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, ईडी दफ्तर में करीबन 5 बजे के करीब संजय राउत यहाँ पर पहुंचे थे और अब करीब 4 घंटे हो चुके हैं उनसे यहाँ पर ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, कुल मिलाकर जो सवाल ईडी की तरफ से पूछे जा रहे हैं उसके संतुष्ट करने वाले जवाब अब भी संजय राउत की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इस बारे में कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। अगर उन्हें आज यहाँ पर देर रात तक गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद कल सुबह उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। और इस दौरान ईडी उनकी रिमांड के लिए क्या कुछ कोर्ट के सामने बात रखती है वो देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल की अपडेट ये है कि 4 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है जब वो उन्हें इस दफ्तर में लाया गया और पूछताछ जारी है। जी, तो संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ये संजय राउत ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। ईडी की कार्रवाई को संजय राउत राजनीति बता रहे हैं तो वहीं बीजेपी इसे कर्मों का फल। आखिर कौन है संजय राउत? ऐसे कैसे एक क्राइम रिपोर्टर से उन्होंने राजनेता तक का ये सफर तय किया? आपको दिखाते हैं राउत की पूरी कहानी अथश्री राउत कथा में। उद्धव के सबसे भरोसेमंद और शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत को जब पत्राचौल घोटाले में 9 घंटे की तलाशी के बाद जब ईडी की टीम भांडुप वाले घर से बाहर लेकर निकली तो जमकर हंगामा हुआ। $1034 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी संजय राउत किसी चैंपियन की तरह हाथ उठाकर अपने तेवर दिखा रहे थे, मानो कोई मेडल मिला हो। सामने भारी संख्या में मौजूद शिव सैनिक नारेबाजी कर रहे थे। संजय राउत को हिरासत में लिए जाने से परिवार भी नाराज दिखा। पत्नी और बेटी ने हाथ हिलाकर राउत का हौसला बढ़ाया है। इसके बाद राउत ओपन रूफ वाली अपनी कार में सवार हुए, भगवा गमछा लहराया, दोनों बाजू उठाकर विक्ट्री साइन बनाया। पूरे रास्ते शिवसेना का सेनापति ये दिखाने की कोशिश करता रहा है कि वो महाराष्ट्र और शिवसेना के लिए शहीद होने जा रहा है। संजय राउत को भांडुप से ईडी दफ्तर तक ले जाने में सुरक्षा एजेंसियों के पसीने छूट गए। कोई बवाल न हो इसलिए संजय राउत को अपनी मनमर्जी करने की छूट दी गई। इसी दौरान संजय राउत ने एक ट्वीट भी किया, आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। कुछ देर बाद संजय राउत ईडी दफ्तर पहुंचे तो वहां भी उनके तेवर नरम नहीं पड़े। राउत ने कहा कि ये शिवसेना और महाराष्ट्र को कमजोर करने का कुप्रयास है जो कभी सफल नहीं होगा। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। इस बयान के बाद जब संजय राउत ईडी दफ्तर के अंदर चले गए तो छोटी बेटी विदिता और भाई सुनील राउत भी उनकी खैरियत जानने के लिए यहाँ पहुँचे। संजय राउत को जो ईडी का समन्स आया था उसमें लिखा था पत्राचाल की कार्रवाई। उनको पूछो कौन सा पेपर मिला पत्राचाल का? मोबाइल नीचे करेगा भाई। सिंगल डॉक्यूमेंट पत्राचाल का मिला नहीं। और जो डॉक्यूमेंट लेके गए वो डॉक्यूमेंट्स राउत साहब ने इनकम टैक्स और राज्यसभा के जब फॉर्म भरा जाता है सब सबमिट किया हुआ है। अभी देखो ऊपर गलत कार्रवाई करेंगे, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जबरदस्ती से किसी से साइन लिया होगा, इस पे कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी
उनको लगेगा कि संजय राउत अभी झुकेगा, सवाल ही नहीं आता झुकने का। फांसी भी दो तो भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ेंगे। बाला साहब के सैनिक है। जय महाराष्ट्र। संजय राउत को हिरासत में लेने की इन तस्वीरों ने 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी की यादें ताजा कर दी हैं। उस वक्त नवाब मलिक भी विक्ट्री साइन बनाते हुए ईडी दफ्तर गए थे। नवाब मलिक ने ये शायरी भी पढ़ी थी कि आज तुम्हारा वक्त है, कभी हमारा वक्त भी आएगा। जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। कि जो अकाउंट का काला चिट्ठा है, जो भ्रष्टाचार का शिवसेना दल के नेताओं का काला चिट्ठा है, वह चिट्ठा वे कितनी भी कोशिशें करे उसे मिटा नहीं सकते। ये बदले हुए भारत में नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए कानून समान है। जिसने गलत किया है उन लोगों को जेल की सलाह के पीछे जाना हो। संजय राउत ईडी के रडार पर काफी समय से हैं। आज जब सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची तो एजेंडा साफ था, संजय राउत से पूछताछ और उनके घर में दस्तावेजों की तलाश। जैसे ही ईडी पहुंची कुछ देर बाद उनके वकील विक्रांत सबने भी उनके घर पहुंचे। ईडी टीम के पहुंचने के बाद संजय राउत ने ट्वीट किया, जिसमें समर्पण नहीं करने के दावे से लेकर बाला साहेब ठाकरे की कसम तक खा ली। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ती रहेगी, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। किसी भी घोटाले से मेरा रत्ती भर भी संबंध नहीं है। मैं बाला साहब की कसम लेकर बताता हूं, बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ता रहूंगा। ईडी की टीम ने संजय राउत से पत्राचौल मामले से जुड़े सवाल पूछे और कई बार दस्तावेज दिखाकर पूछे सवाल। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी है कि ईडी संजय राउत से पत्राचाल मामले में ही पूछताछ कर रही है। ईडी ने राउत के घर से कई सारे दस्तावेज भी खंगाले और इन दस्तावेजों को दिखाकर भी कई सारे सवाल पूछे गए। परिवार के करीबियों का दावा है कि इन सवालों के जवाब देते हुए राउत में आत्मविश्वास दिखाई दिया। ईडी की टीम राउत के घर के अंदर मौजूद थी और बाहर सियासी घमासान शुरू हो गया। ये जो राजनीति गंदी चल रही है, बदले की भावना, दूसरा क्या है। उन्होंने आज ट्वीट किया, किसी भी हालत में मर जाऊंगा लेकिन शरण नहीं जाऊंगा। ये ट्वीट उनकी निष्ठा का प्रतीक है, उनके धारिष्ठ का, धैर्य का प्रतीक है। नहीं, ईडी अपना काम कर रही है, वो संजय राउत हो या कोई हो, गड़बड़ कीजिएगा तो ईडी वहां पहुंचेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? आप खुद ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं। हनुमान चालीसा मुद्दे पर शिवसेना को घेरने पर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी राउत पर निशाने की गंगा में हाथ धोने से परहेज नहीं किया। तो वहीं शिंदे गुट के विधायक जय शिरसाट ने भी राउत को निशाने पर लिया। संजय राउत जी, अगर चोरी नहीं तो डर किस बात का है? अगर आप चोरी नहीं किया है आपने, तो आपने क्यों पार्लियामेंट सेशन होने का कारण देके समय मांगा? आपने क्यों हॉस्पिटल में हूँ करके मुझे आगे की समय दीजिए? आप अगर चोरी नहीं की है, बोलते ना पाप का घड़ा भरा है, तो वो फूटेगा जरूर। और संजय राउत जी का आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। संजय राउत जी ने इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि ट्वीट करके महाराष्ट्र की दिशा को अलग तरीके से लेके जानी चाहिए। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो समय आज उनके पर आया है। वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी रही कांग्रेस और शिवसेना डिफेंसिव मोड में हैं और इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। पता नहीं क्या आनंद फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। जिस तरह से देश में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को
या विपक्ष के नेताओं को झुकाने के लिए या अपने पक्ष में शामिल करने के लिए किया जा रहा है, तो इस देश की जनता वो अंतिम सत्य है। इस देश की जनता जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इस तरह का जो वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है उसको हम नकारते हैं, सिरे से ठुकराते हैं और हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। सारा विपक्ष जो है अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं डर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि संजय राउत पर हो रही कार्रवाई क्या बदले की भावना से की जा रही है, जैसा कि शिवसेना और कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर संजय राउत पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई में कोई सच्चाई भी है। क्या है पत्राचाल घोटाला मामला, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी को लेकर जांच हो रही है। 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत आरोपी हैं। चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी पर यह आरोप है। प्रवीण राउत की कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन। पत्राचौल में 3000 फ्लैट बनाए जाने थे। 672 फ्लैट चौल के निवासियों को मिलने थे। प्राइवेट बिल्डरों को जमीन बेचने का आरोप। अब ये समझिए कि शिवसेना सांसद संजय राउत के तार इस केस में कैसे जुड़े हैं। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख दिए। आरोप है कि 55 लाख में संजय राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा, जिसे ईडी ने जब्त किया है। जिस पत्राचौल घोटाले की जांच संजय राउत के घर तक पहुंची है, वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे काफी हद तक मामला समझ में आ जाएगा। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके का पत्राचाल है और यहाँ पर पहले चौल के घर हुआ करते थे और सैकड़ों परिवार यहाँ पर रहा करते थे। साल 2009 के बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस पत्राचाल को डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी और यहाँ रहने वाले टेनेंट को घर दिया जाएगा। जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और कंपनी पर यह जिम्मेदारी थी कि यहाँ रहने वाले जो टेनेंट हैं, जो फिलहाल आपको सामने की इस 4 मंजिला इमारत पर, जो कि एक टेम्पररी इमारत बनाई गई है, इसमें रहने वाले टेनेंट को घर दिया जाएगा। यह काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। लेकिन प्रवीण राउत पर आरोप है कि उन्होंने पत्राचाल में रहने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की। दरअसल मुंबई के गोरेगांव स्थित में ये जो पत्राचाल, ये महारा का प्लॉट है। आरोपों के मुताबिक प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने इस लैंड के कुछ हिस्से को निजी बिल्डरों को बेच दिया, जबकि इस चौल को डेवलप करने का पूरा काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया गया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पत्राचौल में 3000 फ्लैट बनाने थे, जिसमें से 672 फ्लैट यहाँ के टेनेंट को देने थे और बाकी के जो बचे हुए फ्लैट थे वो महारा और डेवलपर के बीच बांटे जाने थे। लेकिन साल 2010 में प्रवीण राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी की 25% हिस्सेदारी एचडीआईएल को बेच दी। एचडीआईएल वही कंपनी है जो वाधवा बंधुओं की कंपनी है। एचडीआईएल ने ही जब साल 2018 में पीएमसी बैंक घोटाले में नाम सामने आया, उसके बाद ही ये पत्राचाल घोटाले का भी नाम सामने आया और तब ये जो पत्राचाल घोटाला है वो सुर्खियों में रहा। साल 2011, 12, 13 में यह जानकारी निकलकर सामने आई कि इस प्लॉट के, पत्राचाल प्लॉट के कई हिस्सों को दूसरे प्राइवेट बिल्डरों को भी बेच दिया गया। उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इस इलाके को रीडेवलप करें। साल 2020 में जब पीएमसी बैंक घोटाले की जांच की गई, तब गुरु आशीष कंपनी का नाम निकलकर सामने आया और उसमें हुए भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई। राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है। ईडी की जांच के दायरे में संजय राउत पहले से ही हैं, लेकिन रविवार को उनके घर पर पड़े एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। खुद एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने ईडी की जांच पर जो कहा वो भी सुनिए। कोई राजनीतिक फायदे तोटे के लिए हमारे ऊपर, हमारे जैसे लोगों के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। लेकिन संघर्ष पार्टी का है और मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। हमारे ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं वो भी पार्टी से जुड़ी है कि इस कठिन समय में मैं पार्टी के साथ न रहूँ। हमारे कुछ लोग तो इस डर से भाग गए हमारे से। कल तक हमारे साथ बैठे थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे और सुबह देखता हूँ तो ये सब जिसका नाम लिया एजेंसीज के डर से भाग गए। लेकिन हम नहीं डरने वाले, हम पार्टी के साथ डट कर खड़े आपकी तो रहेंगे। जांच चल रही है, आपको नहीं लगता कि आपको अरेस्ट कर लेंगे? करने दो। आप तैयार है अरेस्ट होने के लिए? अगर कोई चाहता है मुझे अरेस्ट होने से पार्टी टूट जाएगी तो भ्रम में है। मेरे ईडी की जांच पर हर पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी एक्शन में है उससे महाराष्ट्र की राजनीति में
उद्धव ठाकरे का और अकेला पड़ना तय है। वो संजय राउत ही थे जो अब तक उद्धव की तरफ से बीजेपी के हमलों का जवाब दे रहे थे, चाहे बीजेपी से अलग होकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने का फैसला हो, हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना का बचाव करना या शिंदे गुट की बगावत पर बीजेपी को घेरना हो, हर जगह संजय राउत ही शिवसेना और उद्धव की आवाज बने। संजय राउत के इसी आक्रामक तेवर की वजह से 3 दशक पहले बाला साहब ठाकरे उनके कायल हुए थे और इस तरह हुई थी शिवसेना में संजय राउत की एंट्री। शिवसेना की राजनीति पर कई दशकों से नजर रखने वाले हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र दीक्षित से सुनिए संजय राउत के क्राइम रिपोर्ट से शिवसेना के सेनापति बनने की कहानी। शिवसेना क्या सोच रही है, शिवसेना क्या करने जा रही है, शिवसेना को क्या पसंद है, शिवसेना को क्या नापसंद है, ये कौन बताता है। अपनी लेखनी और बयानों के जरिए शिवसेना के आक्रामक तेवर कौन बनाए रखता है। आए दिन अपने बयानों की वजह से राष्ट्रीय न्यूज चैनलों और अखबारों की हेडलाइन कौन बनाता है। ये नाम है संजय राउत का। जी हां, संजय राउत शिवसेना के सांसद और सामना अखबार के कार्यकारी संपादक। इन संजय राउत की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। एक क्राइम रिपोर्टर से अपने पत्रकारिता की करियर शुरू करके ये सामना अखबार के संपादक के पद तक पहुंचे और आज शिवसेना के बड़े राजनेताओं में से एक हैं। संजय राउत को शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की खोज माना जाता है और बीते 30 सालों से वो सामना के संपादक हैं। यानी कि बाला साहब ठाकरे ने 29 साल की उम्र में ही उन्हें इस अखबार का संपादक बना दिया था। अंबेडकर कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद संजय राउत ने पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। पहले वो नवशक्ति और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों से जुड़े और इसके बाद लोकप्रभा नाम की एक मराठी पत्रिका ज्वाइन कर ली। लोकप्रभा में संजय राउत एक क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से काम करते थे। ये बात 80 के दशक की है, जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में गैंगवॉर अपने पूरे चरम पर था। आए दिन मुंबई की सड़कों पर खून बहता था और अंडरवर्ल्ड के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पुलिस की ओर से भी आए दिन एनकाउंटर्स किए जा रहे थे और गैंगस्टरों को मारा जा रहा था। ऐसे वक्त में संजय राउत ने क्राइम पर खूब रिपोर्टिंग की और अंडरवर्ल्ड में उनकी खबरें जो है काफ़ी चर्चित रहीं। बहुत जल्द ही संजय राउत मुंबई के टॉप के क्राइम रिपोर्टर बन गए। लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग के साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी करनी शुरू कर दी और राजनीतिक विषयों पर भी अपने लेख लिखने शुरू कर दिए। अपने लेखों के जरिए संजय राउत जिस तरह के विचार रखते थे और जो आक्रामकता व्यक्त करते थे, उसने बड़ी जल्द शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे संजय राउत की लेखनी से बड़े प्रभावित थे और उन्होंने 90 के दशक की शुरुआत में संजय राउत को सामना का कार्यकारी संपादक होने का ऑफर दिया। राउत ने ऑफर स्वीकार कर लिया और तब से लेकर आज तक संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं। सामना शिवसेना का मुखपत्र है और सामना में जो बात कही जाती है वो शिवसेना की बात मानी जाती है। इसलिए संजय राउत सामना में जो भी संपादकीय लिखा करते थे वो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की आवाज मानी जाती थी, वो उनके विचार माने जाते थे। राउत ने सामना की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी अखबार की बना दी। सामना के संपादकीय की शैली भी वैसी ही रहती थी जैसी कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे भाषण में इस्तेमाल करते थे, यानी कि वैसी ही व्यंग्यात्मक शैली, वैसी ही तीखी शैली और वैसी ही आक्रामक शैली। इस दौरान सामना अखबार कई विवादों में भी पड़ा। 1992 और 93 में मुंबई में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उस दौरान सामना पर भड़काऊ लेख लिखने के आरोप लगे और हिंसा का समर्थन करने के आरोप लगे। शिवसेना को एक मराठियों की पार्टी से सभी हिंदुओं की पार्टी बनाने में संजय राउत ने अहम भूमिका निभाई। ये संजय राउत का ही सुझाव था कि सामना को मराठी के अलावा हिंदी में भी निकाला जाना चाहिए और उन्हीं के सुझाव पर शुरुआत हुई दोपहर का सामना नाम के हिंदी अखबार की और तब नियुक्त किया गया संजय निरुपम को, जो कि दोपहर का सामना के पहले कार्यकारी संपादक बने और बाद में शिवसेना ने उन्हें सांसद भी बनाया। राउत को देखकर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को लगा कि इस आदमी में पत्रकारिता के अलावा राजनीति के भी गुण मौजूद हैं, ये अच्छा राजनेता भी बन सकता है और इसलिए साल 2004 में शिवसेना ने संजय राउत को राज्यसभा का सांसद बनाना तय किया और पहली बार संजय राउत राज्यसभा के सांसद बनाए गए 2004 में। ऐसा नहीं है कि शिवसेना में संजय राउत के लिए सब कुछ अच्छा ही हो रहा था।
कई बार ऐसा भी हुआ कि संजय राउत ने सामना में जो संपादकीय लिखा किसी मसले पर, उस मसले पर शिवसेना के विचार संजय राउत के विचार से अलग थे। इसके अलावा मराठा आरक्षण के वक्त में एक कार्टून छप गया था सामना में, जिसकी वजह से संजय राउत विवादों में पड़ गए। और बुर्खाबंदी को लेकर एक संपादकीय उन्होंने लिखा था, उसमें भी शिवसेना और संजय राउत के विचार अलग अलग थे और संजय राउत को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन हर बार विवादों में पड़ने के बावजूद संजय राउत मामला संभाल लेते थे और उनका कद लगातार शिवसेना में बढ़ता ही गया। 2014 से लेकर अब तक शिवसेना बीजेपी के साथ केंद्र में भी सत्ता में रही है और महाराष्ट्र में भी सत्ता में रही है। इस दौरान सामना अखबार ने एक विपक्ष की भूमिका निभाई। सामना के संपादकीय में लगातार बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया, बीजेपी के खिलाफ लिखा गया। इस तरह से संपादकीय में बीजेपी के खिलाफ लिखे जाने से लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि एक तरफ ये दोनों लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। सामना को बीजेपी के खिलाफ लिखने से बचना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद संजय राउत नहीं रुके और उन्होंने लगातार बीजेपी के खिलाफ सामना में लिखना जारी रखा है। संजय राउत ने पत्रकारिता और राजनीति के अलावा फिल्मी दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाई है। उन्होंने ठाकरे नाम की एक फिल्म बनाई जो कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के जीवन पर आधारित थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें बाला साहेब ठाकरे की भूमिका अदा की। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी ईडी ने आज पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी हुई 8 कंपनियों के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया। 7वें दिन की पूछताछ में पार्थ ने घोटाले में खुलासा करते हुए कहा कि नेताओं के कहने पर नौकरियां दी। प्यार में प्यार तुम कितना करते हो, कैश का ये अंबार किसे याद नहीं है। पूरा देश अब इस कैश को पहचानता है। ये कैश पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला था। ईडी ने अर्पिता के दोनों घरों से मिला 50 करोड़ से ज्यादा का कैश तो जब्त कर ही लिया है, लेकिन अब उन्होंने अर्पिता मुखर्जी की कंपनियों के बैंक खातों में जमा 8 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए हैं। ईडी का आरोप है कि शेल कंपनियों के जरिए कंपनियों के पैसों की हेराफेरी की गई है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अर्पिता ने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं जो अर्पिता के बेलखोरिया वाले फ्लैट पर पैसे लेकर आते थे। इसके बाद ही शुक्रवार रात ईडी की टीम उस फ्लैट पर पहुंची थी और सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला गया था, जिससे ये पता लग सके कि अर्पिता सच बोल रही है या नहीं। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने खुलासा किया है कि वो महज पार्थ चैटर्जी की संपत्तियों की केयरटेकर थी। अर्पिता ने कहा कि वो उन गहनों को जरूर पहचानती थी जो ईडी ने बरामद किए हैं। उनका कहना है कि पार्थ चैटर्जी ने उन्हें एक बेहतर रहन सहन दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के सामने अर्पिता जब ये खुलासे कर रही थी तब पार्थ चैटर्जी बिना पलक झुकाए अर्पिता की तरफ देख रहे थे। ईडी अब इस मामले में तह तक जाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार पिछले 1 दशक में कितनी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी गई है जो या तो संयुक्त रूप से थी या फिर सिर्फ अर्पिता के नाम पे थी। अर्पिता ने बार बार कहा है कि उसे इस पैसे के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उसके हस्ताक्षर बहुत कुछ कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्थ चैटर्जी का कहना है कि अभी तक जो भी हुआ है वो सब षड्यंत्र है और समय आने पर ही सही खुलासा किया जाएगा। फिलहाल राजनीति के इस दांवपेच में नगद बरामद होना थम नहीं रहा। खास बात यह है कि पार्थ चैटर्जी भी नहीं मानते कि अर्पिता के घर से मिला कैश किसका है। जब पार्थ चैटर्जी से पूछा गया कि क्या उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो इस सवाल पर कहा कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने अर्पिता मुखर्जी के घरों से मिली नकदी को लेकर कहा कि ये मेरा पैसा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक
अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को बताया है कि ये पैसे तबादलों के लिए और कॉलेजेस को मान्यता दिलाने में मदद करने के लिए रिश्वत के तौर पर लिए गए थे। जब ये कथित घोटाला हुआ तो पार्थ चैटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी ने ईडी को बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जिन लोगों से पैसे लिए गए उसके बारे में पार्टी में सबको पता था, जिसमें पार्टी आलाकमान भी शामिल है। पार्थ चैटर्जी ने ममता का सीधे तौर पर तो नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका इशारा ममता बनर्जी की तरफ है। जहाँ तक पार्थो चैटर्जी की बात है, वो कैबिनेट में नंबर 2 पोजीशन में है, पार्टी में भी नंबर 2 पोजीशन में है। उन्हें अगर किसी को रिपोर्टिंग करनी है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। क्या ये संभव है कि इतनी कोई भी मंत्री कहीं भी मूवमेंट करता है तो उसकी जानकारी उसके सामने बैठने वाला सिक्योरिटी ऑफिसर अपने वरिष्ठ ऑफिसर को देता है कि मंत्री की गाड़ी कहां से कहां तक के लिए रवाना हो रही है। ये सारी चीजें जब सारे विधान का नियम है और उसके बावजूद अगर हम कहें कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक नहीं है तो मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद बात है और ये सिर्फ पार्टी को बचाने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक पार्थ चैटर्जी का दावा है कि उन्होंने कभी किसी शिक्षक से पैसे नहीं मांगे। वो सिर्फ पार्टी आलाकमान के ऑर्डर का पालन कर रहे थे। वो सिर्फ इस कैश के रखवाले थे। चैटर्जी का दावा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए तो पार्टी के लिए खर्च भी हो चुके हैं। जो कैश मिला है वो तो सिर्फ नाम मात्र है। पार्थ चैटर्जी के इन दावों में कितना सच है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पार्थ चैटर्जी को और अर्पिता मुखर्जी को देखिए अब यहाँ पर लेकर आया गया है। और चूंकि पिछली बार आपको याद होगा जब इन दोनों को यहाँ लाया गया था तो किस तरह से अर्पिता रो रही थी, और अब जो है फिर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है क्योंकि 48 घंटे में इन्हें यहाँ लाना है। पार्थ चैटर्जी को ममता बनर्जी का सबसे करीबी माना जाता है। वो पार्टी के महासचिव थे। एक तरह से पार्टी में वो नंबर 2 थे, यानी ममता के बाद सबसे बड़े नेता। ऐसे में पार्थ चैटर्जी का इस वक्त जो कबूलनामा लीक हो रहा है उसकी आंच देर सबेर ममता बनर्जी तक भी पहुंच सकती है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें पार्थ और अर्पिता पर हैं। उनकी कहानी में हर दिन कोई नया ट्विस्ट आ रहा है। खासतौर पर अर्पिता के नाम का अ और पार्थ के नाम का पा उनकी कहानी में नया मोड़ ले आया है और इसका नाता भी लाखों करोड़ों से है। तो फार्म हाउस की इन तस्वीरों की कहानी भी ए यानी अ से लेकर पी यानी पा पर खत्म होती है, जो इस फार्म हाउस के बाहर लगे इस नेम प्लेट से जाहिर होता है। तख्ती पर 2 अक्षर लिखे हैं और बांग्ला में लिखे इन अक्षरों का सीधा हिंदी अनुवाद है अ और पा यानी ए और पी। 90 के दशक के मशहूर बॉलीवुड गानों में से एक इस गाने में पूजा भट्ट और विवेक मुश्रान आगे एक दूसरे से अपने किस्से के मशहूर होने और दोनों के चर्चे दूर दूर तक होने की भी बात करते हैं। और अब ए और पी के साथ फिर अर्पिता पार्थ के चर्चों की दास्तां आगे बढ़ गई है। मंत्री जी और उनकी इस मित्र का इस फार्म हाउस से गहरा नाता है, ये तो नाम की तख्ती ही बता रही है, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के मालिक होने तक नहीं बल्कि इनके रिश्ते के चर्चे को भी ये तख्ती आगे बढ़ा रही है। एसएससी स्कैम में जब से एक्स एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी अरेस्ट हुआ है और उसके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी अरेस्ट हुआ है, उसी के बाद ये जो शांति निकेतन का ये जो मकान है, ये शांति निकेतन फूलडांगा प्रांतिक में ये ओपा नाम का ये जो मकान है उसी को लेकर चर्चा चल रहा है। और एसएससी घोटाले की भ्रष्टाचार की इस कहानी में मिल रहे करोड़ों के कैश, सोने और कई प्रॉपर्टीज होने की खबरों के बीच अब ये फार्म हाउस भी सुर्खियां बन गया है। साथ ही लाया है इन दोनों के निजी रिश्तों में भी एक बड़ा ट्विस्ट। ये जो मकान है ओपा, ये ओपा नाम को भी लेकर चर्चा चल रहा है कि ओपा क्यों नाम है, इसी को लेकर ये दोनों का खरीदे हुए थे ये जमीन और उसके बाद ये मकान को भी रिनोवेट किया गया है, इसी को लेकर चर्चा चल रहा है। एसएससी स्कैम में यहाँ शांति निकेतन में और बेस कुछ सारा मकान है, यहाँ पर उन पे भी आते थे उन लोग दोनों, ये जो उसका लेबर है स्थानीय आदिवासी है, उन लोग बताया है कि कभी कभी पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी यहीं पे आते थे, इसी को लेकर चर्चा चल रहा है।
एबीपी न्यूज ने इस फार्म हाउस के अंदर का भी जायजा लिया। अब जाहिर हो रहा है कि अर्पिता और पार्थ ने ये शानदार घर एक साथ ही खरीदा था। साल 2012 में अर्पिता और पार्थ ने 10 एकड़ जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी थी। जमीन पार्थ और अर्पिता के नाम पर खरीदी गई। एबीपी न्यूज के पास इस फार्म हाउस के कागजात हैं। साल 2020 में इस जमीन के कागजात में मालिक के तौर पर सिर्फ अर्पिता का नाम ही दर्ज कराया गया। इलाके के जो बासिंदा है वो लोग बोल रहे हैं कि ये उन्हीं का मकान है। जो दलील मिला है वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सुसेन बनर्जी और श्यामोली बनर्जी ये दोनों ने 2012 में ये ज़मीन को बेचे थे और खरीदे थे पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। और उसके बाद ये 2020 में फिर से एक बार म्यूटेशन किया गया है। जो BLRO बोलपुर उन्होंने बताया है कि 2020 में एक बार म्यूटेशन लास्ट बार किया हुआ है और उसके बाद ये जमीन के रिकॉर्ड है अर्पिता मुखर्जी के नाम पे। और बाहर से जो महज एक मकान दिख रहा है उसके अंदर जाने पर एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई और भी भव्य तस्वीरें। आलीशान बरामदा, बड़ा सा गार्डन जिसमें हर तरफ पौधे और पेड़ों समेत सीमेंट के चबूतरे बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र में एक तरफ जब संजय राउत पर एक्शन की तैयारी हो रही थी, उसी वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक आधी रात को दिल्ली पहुंच गए। क्या था शिंदे के इस दिल्ली दौरे का मकसद? देखिए हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में। 30 दिन, 6 दिल्ली दौरे, फिर भी सिर्फ 2 मंत्री की सरकार। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में कब होगा कैबिनेट विस्तार? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार देर रात दिल्ली रवाना हुए और पो फटते ही वापस औरंगाबाद लौट आए। दिल्ली में आधी रात में ही एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय दोघेही मुंबईला होते, सकाळीच परत आलेले आहेत। ही बातमी मी आपल्या चॅनलवरून बघतोय। मला वाटतं लवकरच, आता फार वाट बघावी लागणार नाही, मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असं मला तरी वाटतंय। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट और बीजेपी के बीच गृह विभाग को लेकर पेंच फंसा है। शिंदे शहरी विकास, गृह, पीडब्ल्यूडी और वित्त विभाग में से 3 विभाग अपने खेमे के लिए चाहते हैं, जबकि बीजेपी एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी देने को तैयार है, लेकिन गृह और वित्त विभाग अपने पास रखना चाहती है। अब इस पर एकनाथ शिंदे और फडणवीस को बीच का रास्ता निकालना है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह मुहर लगाएंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ अब तक हुई बातचीत में 27-15 फॉर्मूला तय हुआ है, यानी बीजेपी के 27 मंत्री और शिंदे गुट के 15। अगर गृह विभाग पर भी बात बन गई तो 3 या 4 अगस्त को कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति जरूरी है। हालांकि बीजेपी शिंदे गुट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और चुनाव आयोग में असली शिवसेना का मसला हल होने तक कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती है। और आज दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश के लिए आज एक और खुशखबरी आई। वेट लिफ्टिंग के 67 किलो में जेरेमी लाल रेनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता। वेट लिफ्टिंग में भारत का दूसरा गोल्ड है। इससे पहले कल मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता था। अब तक वेट लिफ्टिंग में देश को 5 मेडल मिल चुके हैं। काफी मदद इनको मिली है और आज जो भी सपोर्ट मिला है, अगर वो कामयाब रहा, 109 किलो पर पहला अटेम्प्ट लिया है मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो पहला इनका अटेम्प्ट था वो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक आज की जब जेरेमी लाल रेनुंगा ने गोल्ड जीता 67 किलो वर्ग में, और एक कल जब पहला गोल्ड भारत के नाम किया था देश की गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू ने। दोनों तस्वीरें आपके सामने। भारत के खाते में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। अब तक 5 टोटल जो मेडल है वो भारत के खाते में आ चुके हैं। सोना दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने। वेट लिफ्टिंग में अब तक 5 पदक भारत के खाते में आ चुके हैं। चानू की चमक से अब सोने के भाग भी जाग गए हैं।
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।